नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों एक बार और फिर आपके नए सेशन के साथ आपका स्वागत करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है AG 1 2 3 में आपको पता है, और आईसीआर के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका एनिमल ब्रीड, जिसको पशु नस्लें कहते हैं। इससे आईसीआर में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपके एमपीपीएटी में तो आपको पता है जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है रखे हुए मिलते हैं कि आपका एक जो है जनरली आपका नस्लों से रखा हुआ मिलता है, यानी जो आपकी ब्रीड्स होती है उनसे रखा हुआ मिलता है, जनरली एक बकरियों से, भेड़ वगैरह से। ऐसे संबंध 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है जनरली इस टॉपिक से आते ही आते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो जनरली आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनरली इस टॉपिक से मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके जो है एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। तो इसके एमसीक्यू को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सहित इसका एनालिसिस करेंगे। चारों ऑब्जेक्टिव के बारे में हम जानेंगे कि किसका क्या मीन्स है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी एग्रीकल्चर संबंधित वैकेंसीज या एग्रीकल्चर संबंध न्यू डाटा, एमपीपीएटी, इनके सारे एमसीक्यूज की जानकारी एग्री जर्नी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एक तो बनता है दोस्तों, आपको पता है बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी एमपीपीएटी के और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर वगैरह, एग्रोनॉमी या ट्रांसपोर्टेशन, इनके जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाकर विजिट करके देख सकते हो। सारी जो है नोटिफिकेशन आपको जो है सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी दोस्तों एग्रीकल्चर संबंधित जो भी या आपका एमपीपीएटी संबंधित जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो जनरली शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं वहाँ अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जो है ऐड हो सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आप अपने भाई को जो है इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर संबंधित न्यू अपडेट्स या डेली क्विज वगैरह मैं स्टोरीज में लगाता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में दूध उत्पादन हो जाता है। दूध उत्पादन मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है दूध मिल्क प्रोडक्शन पर। जो हिली एरियाज होते हैं या रेनफॉल एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये पूछ रहा है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, या जो सॉरी अधिक हो जाता है, या कम हो जाता है, या बहुत थोड़ा बहुत अंतर आता है, लिटिल डिफरेंस आते हैं, या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, यानी अधिक जो आपके रेनफॉल, जो हाईली रेनफॉल एरियाज हैं या हिली एरियाज हैं, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है ये अपने से, है ना, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक भी बार एग्जाम में नहीं आया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लें, है ना। तो ये जो है इस क्वेश्चन है कि जो है अधिकतर वर्षा वाले और यानी हिली एरियाज में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। याद रखिएगा, मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। आपके हिल एरियाज में अगर कोई भी आप ब्रीड्स लेके जाएंगे, कि आप जैसे साहिवाल लेके जाओ या कोई भी ब्रीड्स अच्छी मिल्क प्रोडक्शन कर रही हो, उसमें क्या आपको जो है दूध में उसकी कमी देखने को मिलेगी, वो कितना भी दूध या मिल्क प्रोडक्शन कर रही हो। ठीक है, तो इसको अपन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है क्या हो जाता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या अधिक जो है पहाड़ी वाले क्षेत्रों में क्या हो जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोल रहा है कि भाई करन स्विस, ये करन स्विस और करन फ्रीज दो नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, संकर ब्रीड्स हैं, आपको पता है संकर नस्लें हैं, है ना। तो करन स्विस और करन फ्रीज नस्ल कहाँ से विकसित हुई, वेयर डिड द करन स्विस एंड करन फ्रीज ब्रीड इन्वॉल्व फ्रॉम, ये कहाँ से जो है नस्लें विकसित हुई, केरल से, या आपकी जो उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, या करनाल हरियाणा। तो कहाँ से जो है करन स्विस और करन फ्रीज नस्लें विकसित हुई, तो याद रखना करन फ्रीज और करन स्विस दोनों नस्लें आपकी जो है करनाल हरियाणा से विकसित हुई। ये दोनों नस्लें कहाँ से विकसित हुई, आपकी करनाल हरियाणा से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करनाल हरियाणा से दोनों नस्लें विकसित हुई। अगर हम बात करें केरल से, तो केरल से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 2 नस्लें विकसित हुई, जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। आप एक कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता जाऊँ उनको नोट करते जाइएगा। तो केरल से कौन सी 2 नस्ल विकसित हुई, तो एक आपकी याद रखें, लिख लीजिएगा, सुजाता करके एक नस्ल विकसित हुई, कौन सी, सुजाता। ठीक है, सुजाता और सुनंदिनी, इनको लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लें, सुजाता और सुनंदिनी करके ये 2 नस्लें जो है आपकी विकसित हुई हैं, कहाँ से, केरला से, याद रखिएगा। जैसे करण स्विस और करण फ्रीज कहाँ से,
करनाल हरियाणा से। ऐसी जो है आपकी सुजाता और सुनंदनी, ये 2 संकर नस्लें हैं, ये भी जो है केरला से विकसित हुई हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से सबसे महत्वपूर्ण ब्रीड आपकी जो है संकर नस्ल वो है वृंदावनी। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये पूछ भी सकता है कि वृंदावनी जो नस्ल है ये कहाँ से विकसित हुई, तो याद रखना उत्तर प्रदेश से जो है नस्ल विकसित हुई वृंदावनी। अपनी महाराष्ट्र से भाई कौन सी नस्ल विकसित हुई, महाराष्ट्र याद रखना कौन सी नस्ल विकसित हुई, फूले त्रिवेणी। और फूले त्रिवेणी जो नस्ल है ये कहाँ से विकसित हुई, इसको आप लिख लीजिएगा, आपको शायद ये क्वेश्चन आगे मिल भी सकता है, मैंने क्वेश्चन को जो है ऐड किया हुआ है। तो फूले त्रिवेणी नस्ल है जो अपनी गाय की संकर नस्ल है, तो इनको जो है जनरली कहाँ से विकसित किया गया, महाराष्ट्र से। राउरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, वहाँ पे जो है फूले त्रिवेणी नस्ल को विकसित किया हुआ। तो उनके याद रखना है अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि करण स्विस और करण फ्रीज जो आपकी करनाल से विकसित हुई हैं, और जो है केरला से कौन सी विकसित हुई है, तो आपको पता है सुजाता और सुनंदनी आपकी 2 नस्ल जो है केरला से विकसित हुई हैं। और उत्तर प्रदेश आपको पता है वृंदावनी गाय की नस्ल है, ये उधर जो है जनरली उत्तर प्रदेश से विकसित हुई है। और महाराष्ट्र से आपकी एक नस्ल है फूले त्रिवेणी, जो ही राउरी, और राउरी के जो महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्र होता है राउरी, वहाँ से विकसित हुई है। तो याद रखना करण फ्रीज आपकी करनाल से विकसित हुई है। डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें बताते चल रहा हूँ, तो इसको भी आप नोट करते जाएंगे, इनको फालतू ना समझें कि सर फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि ये नई चीज़ है। अब आजकल आपको पता है एग्जाम का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा कोई भी पता नहीं कि जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही आए, क्योंकि आपको जो पता है जनरली वही नए क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्न में से सबसे भारी भरकम नस्ल है, निम्न में से सबसे भारी भरकम नस्ल है, पूछिए कौन सी नस्ल है भाई, गाय की सबसे भारी भरकम नस्ल है। द हैवीएस्ट ब्रीड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज, यानी जो आपकी नस्ल है सबसे भारी भरकम कौन सी है, हैवीएस्ट ब्रीड कौन सी है, साहिवाल, कॉन्करेज, हरियाणा या थारपारकर। तो याद रखना आपकी सबसे भारी भरकम नस्ल है वो है आपकी कॉन्करेज। याद रखना इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कॉन्करेज का। तो कॉन्करेज का मैं आपको बता देता हूं, जो कॉन्करेज आपकी ब्रीड है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सवाई चाल। ये कई बार जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो कई बार पूछा होगा भाई सवाई चाल के लिए कौन सी ब्रीड जो है प्रसिद्ध है। तो सवाई चाल के लिए याद रखना कॉन्करेज जो आपकी ब्रीड है ये सवाई चाल की सबसे फेमस ब्रीड मानी जाती है आपकी कौन सी, कॉन्करेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसके अगर हम वजन की बात करें तो कॉन्करेज के वजन की अगर पूछे 420 को याद रखना, एक नंबर की 420 गाय है, ऐसे से आपको इससे याद रहेगा, ठीक है। तो कॉन्करेज जो आपकी ब्रीड है इसका वजन जनरली होता है 420 किलोग्राम, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सवाई चाल के लिए ये नस्ल जो है बहुत ही फेमस नस्ल मानी जाती है। अगर हम बात करें कि इसके उत्पत्ति स्थान की, इसकी ओरिजिन की कॉन्करेज की, तो आपको पता होना चाहिए इसका उत्पत्ति स्थान कच्छ का रण क्षेत्र माना जाता है। इसको अपन गुजरात के अंदर आता है आपका कच्छ का रण क्षेत्र। तो याद रखना कॉन्करेज का उत्पत्ति स्थान आपका गुजरात माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सभी नस्लों के बारे में जानकारी देते चल रहा हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे थारपारकर की, तो थारपारकर आपकी बहुत ही मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट ब्रीड है। जो आपकी 5 दुधारू नस्लें आती हैं उनमें 5वां स्थान किसका आता है, थारपारकर का आता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो है थारपारकर नस्ल है ये मोस्ट जो है डिजार्ड, जो आपकी डिजार्ड नस्ल होती है ना राजस्थान में आपको पता है रेगिस्तान को डिजार्ड बोलते हैं, आपने डिजार्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो नस्ल है इसको डिजार्ड नस्ल भी, डिजार्ड ब्रीड है आपकी ये राजस्थान की, इसको राजस्थान की नस्ल बहुत ही फेमस नस्ल मानी जाती है। ये याद रखना थारपारकर, ठीक है। इसको थारपारकर आपको पता है इसके जनरली और नाम भी हैं थारपारकर के बारे में, आपने लाल सिंधी, सफेद सिंधी, उजली सिंधी, जनरली ये थारपारकर के ही नाम है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। हरियाणा का तो आपको पता ही है कि हरियाणा जो है बहुत ही फेमस नस्ल है, किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय है। तो याद रखें निम्न में सबसे भारी भरकम नस्ल जो आपकी कॉन्करेज है। तो बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 की हम साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर जनरली आपका 4 है कि बकरी पाली जाती है। तो बकरी भाई कहाँ पाली जाती है, पूछ रहा है कि गॉड को जो बकरी होती है इनको कैसी जमीन में पाला जाता है, अनउपजाऊ जमीन में या कंकरीली पथरीली जमीन में या उबड़ खाबड़ जमीन में। तो ये बेसिक क्वेश्चन, जनरली पशुओं को ऐसी जगह ही पाला जाता है, भाई कोई भी उपजाऊ जगह पशुओं को नहीं पालेगा। तो इसलिए डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, इसमें अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी जो अनफर्टाइल सॉइल होती है वहां पे जो है जनरली बकरियों को पाला जाता है, ककरीली पथरीली जगहों पर ही पाला जाता है। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की साइड चलें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र वाली नस्ल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए दोस्तों, इन सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन स्टार लगाते चले। और जनरली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते चलना है अपने को।
मेरे को पता है जनरली मेरे 1600 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से जनरली 250-300 लोग ही देखते हैं। उनको पता है कि वो बहुत बाकी जो सारे लोग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मतलब उनको पता है कि हम जो कर लेंगे तो अच्छी बात है भाई, आप कर लोगे अपने खुद से तो अच्छी बात है भाई, खुद से मोटिवेट रहो, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र वाली गाय की नस्ल कौन सी है? द यंगेस्ट काउ ब्रीड ऑन द फर्स्ट कॉलेज। जो आपकी प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र में कौन सी नस्ल है जो जल्दी बछड़े पैदा कर देती है प्रथम ब्यात में सबसे कम उम्र पर? तो याद रखना साहिवाल, सिंधी, नेवाड़ी या कांकरेज। तो कौन सी ब्रीड है भाई जो प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र में बछड़े पैदा कर देती है? तो याद रखना साहिवाल एक ऐसी ब्रीड है जो कम उम्र में बछड़े पैदा कर देती है। जो प्रथम ब्यात में सबसे कम उम्र में बछड़े पैदा कर देती है वो कौन सी ब्रीड है? तो याद रखना साहिवाल 42 मंथ। याद रखना 42 मंथ में ये जो है जनरली जो है इसका प्रथम ब्यात कितने का होता है? 42 मंथ का होता है। जनरली 42 माह में ये जो है पहला बछड़ा पैदा कर देती है। याद रखना 3.5 साल। याद रखना 3.5 साल। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र वाली गाय है तो वो है आपकी साहिवाल। 42 माह में जो है ये जनरली अपने को क्या पहला बच्चा देती है। अगर हम इसकी दूध उत्पादन की आपसे बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछोगे व्यावसायिक जो डेयरी फार्म होते हैं आपके, व्यवसाय यानी कन्वेंशनल जो डेयरी फार्म होते हैं उन पर साहिवाल का कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है? तो याद रखना व्यावसायिक डेयरी फार्म पर साहिवाल का मिल्क प्रोडक्शन 2150 लीटर आंका गया है, रिकॉर्ड है। जो व्यावसायिक डेयरी फार्म होते हैं उन पर कितना 2150 लीटर दूध जो है इसका नापा गया। आपको पता है कि गायों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड यही है, साहिवाल। ये अपनी जो है देश अपनी सारी इंडिया की नस्लों में, बाकी विदेश की अगर देखा जाए तो आपको पता है होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देती है 5500 लीटर के आसपास। तो ये याद रखना जो अपनी साहिवाल है ये जनरली वेबसाइट डेयरी फार्मों पे 2150 लीटर इसका दूध जो है मापा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और सिंधी की आपके बारे में, इन सब की ब्रीड्स के बारे में आपको पता है कि सिंधी का क्या है, नेवाड़ी का क्या है, कांकरेज का क्या है। ठीक है, कांकरेज की तो अपने जनरली ऊपर ही बात कर ली। ठीक है, अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि विश्व की सबसे अच्छी नस्ल की मुर्रा का विकास कहाँ हुआ भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अच्छी नस्ल की मुर्रा, सबसे बेस्ट जो है मुर्रा नस्ल का जो है डेवलपमेंट कहाँ हुआ? वेयर वाज द वर्ल्ड बेस्ट ब्रीड ऑफ मुर्रा डेवलप्ड? तो कहाँ पे जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो ब्रीड है मुर्रा इसका विकास किया गया? पाकिस्तान, महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली? तो याद रखना विश्व की या वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मुर्रा का विकास हुआ वो दिल्ली में हुआ। याद रखना इसका क्षेत्रीय वही माना जाता है, मुर्रा का उत्पत्ति स्थान जनरली दिल्ली के आसपास का क्षेत्रीय माना जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व की सबसे अच्छी नस्ल का मुर्रा का विकास कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और कब हुआ था? तो ये सन में आपको बताया तो 1985 में जो है जनरली सबसे बेस्ट मुर्रा का जो है उस टाइम पे विकास हुआ था 1985 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, विश्व की सबसे अच्छी नस्ल की मुर्रा का विकास कौन सी सन में हुआ? तो 1985 में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भाई निम्न में से एक भैंस की किस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो हैज इट ओरिजिन इन मध्य प्रदेश? तो कौन सी नस्ल है भाई जिसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है ना, वो पूछा है अपने से। भदावरी, मुर्रा, ये सारी भैंस की नस्लें, नीली राबी या तराई? तो कौन सी ऐसी जो भैंस की ब्रीड है जनरली जो मध्य प्रदेश के लिए मूल स्थान माना जाती है? तो आपको पता है कि भदावरी एक ऐसी नस्ल है जो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र जो है इसका उत्पत्ति स्थान यानी ओरिजिन स्थल माना जाता है। भदावरी आपको पता है चंबल और ग्वालियर का क्षेत्र, इसको लिख लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश से कौन सी नस्ल संबंधित है। तो याद रखना भदावरी मध्य प्रदेश से संबंधित नस्ल है। कौन से क्षेत्र से? चंबल और ग्वालियर का जो आपका क्षेत्र आता है यहाँ से संबंधित इसका उत्पत्ति स्थान यही माना जाता है, चंबल और ग्वालियर। आपको पता है भदावरी एक और लक्षण के लिए बहुत ही फेमस है, तो वो है इसके बसा के लिए। सबसे ज्यादा बसा अगर किसी ब्रीड में मिलता है तो भदावरी में मिलता है, 12 से 13% बसा, सबसे ज्यादा बसा भदावरी में। आपसे कभी भी कोई भी पूछते कि भैंस की नस्लों में सबसे ज्यादा बसा किस में मिलता है विश्व में भी, तो सबसे ज्यादा बसा भदावरी में मिलता है, 12 से 13%। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें और जो आपकी एक और नस्ल दी हुई है नीली राबी, तो नीली राबी का अगर कोई आपसे उत्पत्ति स्थान पूछ ले, नीली राबी का अगर उत्पत्ति स्थान पूछे तो ये आपको पता है फिरोजपुर पंजाब में ही आता है। तो फिरोजपुर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फिरोजपुर पंजाब जो है जनरली किसका जो है उद्गम स्थान माना जाता है? तो वो आपकी जो ब्रीड है नीली राबी, इसका उत्पत्ति स्थान फिरोजपुर पंजाब माना जाता है। मुर्रा का आपको पता ही है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डिफाइन करते चल रहा हूँ, तो इसको लिखते जाइएगा और हमारी जो है इनको सीरियस लीजिए क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? जो आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, वेयर इज द सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे स्थित है भाई अपना भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान? नागौरी राजस्थान, छरौदी अहमदाबाद, बेलगांव महाराष्ट्र या अंबिकानगर राजस्थान। तो कहाँ पे स्थित है भाई? आपको पता है भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आपका जो है अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंबिकानगर राजस्थान में। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, तो इसको भी याद रखना कि जनरली भेड़ का और ऊन का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। अब आपसे कई बार ये पूछा हुआ बकरी का जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है भाई? बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता है फराह मखदूम मथुरा में स्थित है, याद रखना, ठीक है। फराह मखदूम एक शहर है मथुरा का, तो वहां पे स्थित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, बकरी का जो अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि भाई किस नस्ल के पशु, किस नस्ल के नर पशु, ठीक है, किस नस्ल के नर पशु प्रजनन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं? विच ब्रीड मेल एनिमल इज मोर यूजफुल फॉर ब्रीड? किसके नर जो है प्रजनन के लिए, यानी जो आपकी ब्रीड प्रजनन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसके नर की बात कर रहा है। तो नर की बात कर रहा है, तो भाई ऑप्शन आपकी ये रहे, गिर, बी आपका ऑप्शन है लाल सिंधी, सी आपका है देवनी या साहिवाल। तो कौन सी भाई ऐसी नस्ल प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट मानी जाती है? तो आपको पता है प्रजनन के लिए जिसके नर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो है आपकी लाल सिंधी। इसको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसके नर जो है प्रजनन कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो लाल सिंधी के नर। इसके नर जो होते हैं, इनके जो फीमेल होते हैं गाय के, तो इनको जो है विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, याद रखना, इनको विदेशों में निर्यात किया जाता है, किनके? सिंधी के नर को, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रीड है जिनको जनरली विदेशों में निर्यात किया जाता है। अब लिख मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी ब्रीड है। एक आपकी जो है गिर हो गई, ठीक है, गिर को भी जनरली इनके सांडों को विदेशों में निर्यात किया जाता है, गिर हो गई। अंगोल हो गई आपकी, ठीक है, अंगोल भी नस्ल है, इसको जो है गुलाबी इसके खुर होते हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी ब्रीड है ये, गिर और अंगोल। और मैंने आपको एक लाल सिंधी तो बताई थी। तो ये जो ब्रीड है तीनों विदेशों में सबसे ज्यादा प्रचलित जो है ब्रीड्स हैं ये, ठीक है, इनको विदेशों में निर्यात किया जाता है, नर जो है पशु प्रजनन के कार्य हेतु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें देवनी नस्ल की, तो देवनी को देखो अपन किस नाम से जानते हैं? देवनी को अपन लिख लीजिएगा डोंगर। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, डोंगर पट्टी, इसको इन नामों से जाना जाता है, डोंगर या डोंगर पट्टी, इन नामों से जो जनरली किसको संबोधित किया जाता है। तो याद रखना देवनी को जो है जनरली, देवनी को क्या कहा जाता है? डोंगरी या डोंगर पट्टी कहा जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये अच्छी माता है, बहुत ही अच्छी, मतलब अपने जो है बच्चों को बहुत ही केयर करती है, ये अच्छी माता के रूप में भी इसको माना जाता है देवनी गाय को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अच्छी माता किसको माना जाता है? तो याद रखना देवनी को जो है अच्छी माता के रूप में संबोधित किया जाता है ना। और इसको जो है डोगरी डोंगर पट्टी भी कहा जाता है, किसको? देवनी को। लाल सिंधी और गिर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनको सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, किनको? लाल सिंधी और गिर को। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो गिर नस्ल है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो गिर नस्ल को आपको पता है किस नाम से जानते हैं? इसको कठियावाड़ी, यानी जो कठियावाड़ आपका गुजरात के क्षेत्र हैं जनरली, वहीं से संबंधित इनका उत्पत्ति स्थान है, वहीं इनको कठियावाड़ी, डेक्कन, इनको आदि नामों से जो है गिर को संबोधित किया जाता है। तो इनके नामों को ही अपने को याद रखने के नामों से अपने को इनका एरियाज पता लग जाता है, इनका ओरिजिन जो स्थल कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो बी जो है इस क्वेश्चन का आपका 9 का बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि मुर्रा भैंस का पंजीयन केंद्रीय यूथ रजिस्टर में कब हुआ था? आपको पता है कि एक बहुत ही ये जो है जितने भी पशु होते हैं, जैसे अपनी बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, तो इनको रजिस्टर्ड किया गया है आईसीआर के द्वारा। एक बुक्स आपको पता है रजिस्टर्ड एक किताब होती है, हर चीज के एक डाटा की एक किताब होती है। जैसे कोई पशु विलुप्त होते जाते हैं उनके लिए आपने बुक का नाम सुना होगा, रेड बुक, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे जो भी जितने भी प्रजातियां जो है जनरली विलुप्त हो चुकी हैं, तो उनका नाम किस में रखा जाता है? संकटग्रस्त जातियां, तो रेड बुक में रखा जाता है। उसी प्रकार से आईसीआर ने एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है केंद्रीय यूथ रजिस्टर, ये पुस्तक है। तो इसमें जो है रजिस्टर किया जाता है आईसीआर के, अगर वो पता है रूल्स होते हैं उनके हिसाब से अगर ब्रीड है तो उनको जनरली इसमें पंजीकृत किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि मुर्रा का भैंस का जो है पंजीयन कब हुआ था, रजिस्ट्रेशन जो है मुर्रा भैंस का कब हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुर्रा भैंस का पंजीयन
1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में मुर्रा को सबसे पहले जो है इसमें केंद्रीय यूथ जो पुस्तक है इसमें रजिस्टर्ड किया गया था मुर्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। डी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको एक बताने वाला हूं कि जनरली इस पुस्तक में ये क्वेश्चन कई बार पूछा होगा कि जनरली पुस्तक में गाय की अब तक कितनी नस्लें रजिस्टर्ड हैं। तो याद रखना, गाय की अभी तक 43 ब्रीड्स, इनको लिख लें, गाय की अब तक कितनी 43 ब्रीड्स आईसीआर की केंद्रीय जो पुस्तक है इसमें रजिस्टर्ड है। कितनी ब्रीड्स? 43 ब्रीड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस की अभी तक जनरली 15 थी, अभी बढ़कर 16 हो चुकी है। कितनी? 16 ब्रीड्स रजिस्टर्ड, जिसमें एक और नस्ल अभी ऐड हुई जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी एक भैंस की नस्ल है, जनरली इसको अभी इस पुस्तक में ऐड किया गया है, लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़ी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले 15 थी, जनरली अभी ऐड करके जो है भैंस की कितनी नस्लें ऐड हो गई हैं? तो 16 नस्लें रजिस्टर्ड हो गई हैं। अगर हम इसी प्रकार से अगर बात करें भैंस जो है भेड़ की, तो भेड़ की भी समथिंग जितनी गाय की है उतनी भेड़ की नस्लें यानी 43 जो है भेड़ की नस्लें रजिस्टर्ड है। आप जो है जनरली आईसीआर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देखोगे ना तो आपको ये सारे डाटा मिल जाएंगे कौन कौन सी नस्लें रजिस्टर्ड है। बाकी मैं जो इसकी आपको इमेज जो है फोटोज है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सी नस्लें कहाँ कहाँ की हैं और कहाँ पे ऐड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर हम बात करें बकरी की, तो बकरी की अभी तक टोटली 34 नस्लें रजिस्टर्ड है। तो जनरली आपको इन चीज़ों को लिख लिया होगा, मैंने मतलब जो चीज़ें बताई हैं आपको कि बकरी जो भैंस की अभी तक 16 नस्लें रजिस्टर्ड है और गाय की 43 नस्लें रजिस्टर्ड है, बकरी की 43 भेड़ की 43 नस्लें रजिस्टर्ड है और बकरी की जनरली कितनी 34 नस्लें इस पुस्तक में रजिस्टर्ड है। तो अपने को पता चल गया कि मुर्रा को 1942 में रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले, क्वेश्चन नंबर 11 कि मुर्रा भैंस का शारीरिक भार है, भाई वजन पूछा है कि मुर्रा भैंस का क्या होता है, द बॉडी वेट ऑफ मुर्रा बफेलो। तो मुर्रा जो आपकी बफेलो भैंस है इसका शारीरिक भार कितना है ये पूछा हुआ है। तो 450 ग्राम या 450 किलोग्राम या 350 किलोग्राम या 480 किलोग्राम या 500 किलोग्राम। तो कितना भाई जो है मुर्रा भैंस का वजन अभी कितना है? तो मुर्रा भैंस का जो शारीरिक वजन होता है ये औसत निकाले जाते हैं। फॉर्मूले आपको पता है, जनरली आपने जो फॉर्मूले सुने को डॉक्टर सेमफर वगैरह, इनके द्वारा बहुत सारे फॉर्मूले से जो है इनका वजन निकाला जाता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इनके जो है जनरली डॉक्टर अग्रवाल के द्वारा फॉर्मूले दिए गए थे, तो इनके द्वारा जनरली निकाले जाते हैं ये शारीरिक भार। तो इनको याद रखना। तो मुर्रा का अपने को पता होना चाहिए कि मुर्रा का जनरली शारीरिक भार जो है 350 किलोग्राम है। याद रखना कितना मुर्रा का शारीरिक भार है, तो 350 किलोग्राम है। बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की साइड चले, तो वैसे जनरली सबसे भारी भरकम नस्ल तो भैंसों में जो जाफराबादी मानी जाती है, ठीक है। कौन सी नस्ल मानी जाती है? जाफराबादी मानी जाती है। समथिंग भी में मेरे हिसाब से जो उसका वजन 460 के आसपास 480 के आसपास जो है जनरली उसका वजन होना चाहिए, बट इसको एक बार और चेक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि लंबाई के आधार पर अत्यधिक लंबी बकरी की नस्ल है। स्टार लगा मैं इस क्वेश्चन पे कि जो है लंबाई के आधार पर अत्यधिक लंबी बकरी की नस्ल है भाई कौन सी जो है? द ब्रीड ऑफ वेरी टॉल गॉड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, यानी लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नस्ल कौन सी है भाई बकरी की? जमुनापारी, बर्बरी, बीटल या मारवाड़ी। तो कौन सी नस्ल है भाई सबसे लंबी मानी लंबाई के आधार पर? तो आपको पता है कि जनरली सबसे आगे एक ही बकरी रहती है आपके इंडिया में, जमुनापारी। हर जगह इसी का नाम आता है। किसका नाम आता है? सबसे फेमस बकरी की नस्ल है जमुनापारी, है ना। सबसे फेमस नस्ल, इसका आपको उत्पत्ति स्थान पता ही होगा, इटावा यमुना का क्षेत्र माना जाता है। तो बहुत ही फेमस जो है आगरा का आसपास का क्षेत्र जो है जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। आपको पता है कि जो है जमुनापारी को और किस नाम से जानते हैं? इसको रूलर गॉड के नाम से जाना जाता है ना। इसको रूलर गॉड के नाम से जाना जाता है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूलर गॉड किसको कहा जाता है? तो रूलर गॉड आपको पता है कि जमुनापारी जो है रूलर गॉड के नाम से जानी जाती है। इसके नर बहुत ही फेमस होते हैं प्रजनन कार्य के लिए। और नर अगर मादा में डिफाइन करना हो तो नर जो है नर में क्या होता है कि दाढ़ी पाई जाती है। याद रखना नर में क्या होती है? दाढ़ी पाई जाती है। और मादा में अगर डिफाइन करना हो तो वैसे जनरल डिफाइन तो अपन कर ही लेते हैं, बट क्या होता है नर में दाढ़ी पाई जाती है, कभी कभी मादा में भी अपने को देखने को मिल जाती है। तो इन क्वेश्चनों को याद रखना। रूलर गॉड किसको कहा जाता है? तो जमुनापारी को रूलर गॉड कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान की अगर हम आपसे बात करें तो इटावा यमुना का क्षेत्र जो है जमुनापारी का
उत्पत्ति स्थानीय ओरिजिन स्थल माना जाता है। अगर हम बात करें आपसे बर्बरी ब्रीड की, तो बर्बरी जो आपकी नस्ल है इसको आपको पता है सिटी ऑफ गॉड कहा जाता है। किसको याद रखना, बहुत ही कई बार पूछा हुआ, सिटी ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, तो सिटी ऑफ गॉड आपको पता है, जमुना जो आपकी बर्बरी बकरी है इसको सिटी ऑफ गॉड कहा जाता है। तो याद रखना, ये आपने मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर वो ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि भारत में प्रति गाय प्रति वर्ष कितने दूध का उत्पादन होता है। भारत में प्रति गाय प्रति वर्ष कितने दूध का उत्पादन होता है। मतलब एक औसत अगर निकाला जाए एक गाय का, भारत में प्रति गाय, उसने बोला प्रति गाय और प्रति वर्ष, इसको अंडरलाइन, इसको याद रखना, प्रति गाय प्रति वर्ष यानी मिल्क इज द प्रोडक्शन पर काउ ईयर इन इंडिया। तो प्रति गाय और प्रति वर्ष कितने दूध का उत्पादन होता है, तो आपको पता है 910 लीटर का। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रति गाय प्रति वर्ष 910 लीटर का जो है दूध उत्पादन होता है। डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट द नंबर ऑफ शीप, मैंने आपको बताया था, मतलब वर्तमान में भेड़ों की संख्या पूछ रहा है 2020-21 के डाटा के अनुसार। आपको पता है जब 2020-21 की जनगणना हुई थी तो वो कौन सी, जनरली आपको पता है जनगणना कितने 5 साल में होती है, ठीक है। तो ये जो 2021 की एक ऐसी जनगणना थी कि ये जो है जनरली 6 सालों के बाद हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि जनरली जो है जनगणना कितने 5 सालों में होती है, बट जो ये जनगणना 2020-21 की जनगणना हुई थी पशुओं की, ये कितने 6 वर्षों में हुई थी। याद रखना, ठीक है। वर्तमान में भेड़ों की संख्या है, तो परमानेंटली नंबर ऑफ शीप, तो वर्तमान में भेड़ों की संख्या कितनी है, 74 मिलियन है, 74 मिलियन। याद रखना, वर्तमान में भारत में भेड़ों की संख्या कितनी है, तो 74 मिलियन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई। वर्तमान में भेड़ों की संख्या 74 मिलियन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये भी अपने से पूछ सकता है कि वर्तमान में भेड़ें सबसे अधिक कौन से राज्य में पाई जाती हैं। तो नए डाटा के अनुसार वर्तमान में जो भेड़ें हुए हैं वो सबसे ज्यादा, आपको पता होना चाहिए कि भेड़ें सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है, तो तेलंगाना राज्य में मिलती है। याद रखना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा भेड़ें मिलती हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक और रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े हटके क्वेश्चन है, बट आपको बता देता हूँ कि तेलंगाना की जो सरकार है, इनने एक नियम लागू किया था कि जो है आपके जो मध्याह्न भोजन होते हैं इसमें अंडा प्रतिदिन बच्चों को एक अंडा मिलना चाहिए। ये योजना सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी, ये तेलंगाना में ही हुई थी। तो इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए कि तेलंगाना में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। कभी भी पूछ सकता है कितनी, 74 मिलियन। तो तेलंगाना में नहीं मिलती है, बट अगर वर्तमान भेड़ों की संख्या की बात करो 74 मिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बकरियों की, तो बकरियों की आपको पता होना चाहिए बकरियों को टोटल संख्या कितनी है। यहाँ पे बकरियों की जगह भेड़ों की जगह बकरियों के बारे में पूछ सकता है। तो बकरियों की वर्तमान में संख्या 148 मिलियन, 148 मिलियन है। कितनी है, 148 मिलियन, इसको लिख लीजिएगा, है ना। वर्तमान में भेड़ों की संख्या कितनी है, 148 मिलियन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। वर्तमान में भेड़ों की संख्या कितनी है, 148 मिलियन। और सबसे ज्यादा भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती है और तेलंगाना में सबसे ज्यादा भेड़ मिलती है। तो याद रखना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि सबसे छोटा कुबड़ किस नस्ल में पाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटा कुबड़ गाय की किस नस्ल में पाया जाता है। इन विच ब्रीड ऑफ काउ इज द स्मॉलेस्ट हम्प फाउंड। सबसे छोटा कुबड़ किस में मिलता है, कुबड़ आपको पता है इंग्लिश में हम्प बोलते हैं कुबड़ को। तो सबसे छोटा कुबड़ किस में मिलता है भाई, पनगुर में। ये पनगुर गाय की एक नस्ल है, मैंने आपको बताया ना गाय की 43 नस्लें रजिस्टर्ड है, तो उनमें ये एक नस्ल है पनगुर, ठीक है। पनगुर, ब्रेचर, गंगातीरी या पूरीकुलम। तो कौन सी नस्ल का सबसे छोटा कुबड़ पाया जाता है, तो याद रखना जो आपकी नस्ल है पनगुर, इसका सबसे छोटा कुबड़ मिलता है अपने को देखने को, पनगुर गाय का। इसको नोट डाउन कर लें, पनगुर गाय का सबसे छोटा कुबड़ किस में मिलता है, तो सबसे छोटा कुबड़ देखने को मिलता है अपने को पनगुर गाय में। पनगुर जो गाय की एक नस्ल होती है, इसमें सबसे छोटा कुबड़ देखने को मिलता है। और बेचर के बारे में तो आपको पता है, बेचर विश्व की सबसे छोटी गाय है, विश्व की सबसे छोटी गाय हो, सबसे विश्व में सबसे कम वजन अगर किसी गाय का है तो वो बेचर का है। तो बेचर सबसे कम वजन वाली गाय है। और जो है सबसे छोटी हाइट में अगर कोई है तो वो बेचर है। इसको बोनी नस्लें बोलते हैं, इसको 2-3 बोनी नस्लें हैं
है ना। तो इनको भी अपने को याद रखना है। बेचर की हाइट अगर आपसे कोई पूछे तो बेचर की कितनी होती है, 3 फीट, लिख लीजिएगा कितनी, 3 फीट इसकी हाइट होती है बेचर की। और वजन अगर आपसे जनरली कभी कोई पूछे तो वजन 130 किलो जनरली इसका जो है वजन होता है। तो ये जो है अपने लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन पे स्टार लगा ले कि जो है सबसे छोटा कुबड़ गाय की किस नस्ल में मिलता है, तो वो मिलता है बेचर में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलें, ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, इस पे स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि हमारे देश में अच्छी नस्ल की मुर्रा का विकास किस सन में हुआ था। जो हमारे देश में अच्छी नस्ल की मुर्रा है इसका विकास किस सन में हुआ था। इन विच ईयर गुड ब्रीड मुर्रा वाज डेवलप्ड इन द अवर कंट्री, यानी हमारे देश में अच्छी नस्ल की मुर्रा का विकास मैंने आपको बताया 1985। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 का सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति स्थान मैसूर राज्य है। गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है भाई जिसका उत्पत्ति स्थान मैसूर माना जाता है। मैसूर, मैसूर आपको पता है कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका अब आपको याद होना चाहिए, आपने जब ब्रीड याद करी होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका राज्य में कौन कौन सी नस्लें हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि गाय की उत्पत्ति को, किस गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ से, उनकी पूरी चार्ट को अपने को याद रखना है ना। तो जो आपकी मैसूर नस्ल की गाय है तो ये आपकी जो अमृत महल नस्ल है ये कर्नाटका मैसूर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसका, मैसूर। याद रखना, बहुत ही कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि कर्नाटका यानी मैसूर राज्य से संबंधित कौन सी नस्ल है। तो जो आपकी अमृत महल नस्ल है ये जो आपकी कर्नाटका जो है मैसूर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बहुत ही खूंखार नस्ल है, याद रखना, गायों में सबसे खूंखार अगर कोई नस्ल है तो वो आपकी सबसे ज़्यादा खूंखार नस्ल जो है अमृत महल मानी जाती है। कौन सी नस्ल मानी जाती है, याद रखना, कौन सी नस्ल मानी जाती है भाई, तो अमृत महल जो नस्ल है सबसे खूंखार नस्ल मानी जाती है भाई, अमृत महल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है भारत में सबसे प्रमुख भारवाह नस्ल है, याद रखना, सबसे भारवाह यानी जो है सबसे ज़्यादा वजनी जो सामान या माल ढोने में अगर किसी का उपयोग किया जाता है तो वो अमृत महल का उपयोग किया जाता है। यानी जितना ज़्यादा भारी सामान आप इस पर रख दोगे और भीड़ में उतना नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो इसमें वजन को सहने की क्षमता सबसे ज़्यादा अमृत महल में होती है, सबसे ज़्यादा खूंखार नस्ल होती है। उत्पत्ति स्थान आपको पता है कर्नाटका मैसूर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। हरियाणा आपको पता है, हरियाणा कहाँ चाहिए इसके बारे में आपको पता है, किसान की सबसे पहली पसंद यही मानी जाती है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के जो नर होते हैं ये किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खेती कार्यों के लिए सबसे, आपको ये सबसे याद रखना, द्विकाजी नस्लों में अगर कोई सबसे बेस्ट नस्ल है ना, द्विकाजी यानी डबल पर्पज ब्रीड होती है, तो उनमें सबसे अगर कोई बेस्ट ब्रीड है तो वो हरियाणा है, बस बात खत्म, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रीड है वो आपके लिए द्विकाजी नस्लों में हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण ब्रीड है। इसके नर जो हैं विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं इसके कृषि कार्य के लिए। तो याद रखना, गिर के बारे में तो आपको पता है कि गिर जो है जनरली इसके बहुत ही फेमस होती है। इसमें दूध में आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट मिलता है अपने को देखने को, ठीक है। तो गिर बहुत ही फेमस नस्ल है, इसका तो जो है आजकल बहुत ही शोध चल रहे हैं इस गाय पे, ठीक है। और खेरीगढ़ी भी आपको पता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो है मैसूर उत्पत्ति स्थान किसका है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि गाय के गुणसूत्रों की जोड़े में संख्या, यानी जो पेयर में पूछ रहा है कि जो है क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं काऊ में। तो याद रखना, जो क्रोमोसोम नंबर आपके काऊ में होते हैं वो कितने होते हैं, 30 क्रोमोसोम नंबर होते हैं पेयर में, ठीक है। याद रखना, बी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कि सूरती भैंस का प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर क्वार्टर ऑफ सूरती बफेलो। जो आपकी सूरती नस्ल होती है भैंस की, इसका औसत दूध उत्पादन अपने से पूछ रहा है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है। तो याद रखना, जो सूरती आपकी भैंस है इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 1600 किलोग्राम होता है। बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के साइड चले तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द फेस ऑफ हरियाणा काऊ, यानी जो हरियाणा काऊ होती है यानी जो गाय होती है इसका फेस पूछ रहा है कि फेस का आकार कैसा होता है, लंबा या चौड़ा, छोटा या सकरा, जिसको अपन स्मॉल नैरो, लंबा और चौड़ा यानी लॉन्ग और बेड, छोटा और चौड़ा। तो कैसा होता है भाई हरियाणा नस्ल का चेहरा, तो याद रखना हरियाणा नस्ल का चेहरा जो आपका लॉन्ग और नैरो होता है, लंबा और सकरा होता है। कैसा होता है, लंबा होता है इनका चेहरा, जनरली लंबा होता है और सकरा होता है। किसका हरियाणा नस्ल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। हरियाणा नस्ल के बारे में जो विशेषताएं मैंने आपको बता दी। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर आपका है कि भाई गांव की दशाओं में साहिवाल गाय का 300 दिन के ब्यात में औसत दूध उत्पादन है। द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ साहिवाल काउ इन द कंडीशन ऑफ द ब्लेज इन 300 डेज।
गांव की दशाओं में क्या होता है भाई कि जो साहिवाल नस्ल का दूध उत्पादन पूछ रहा है औसत कितना होता है गांव की दशाओं में, तो याद रखना गांव की दशाओं में साहिवाल गाय का दूध उत्पादन 1550 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1550 किलोग्राम। जो क्वेश्चन नंबर 21 है 21 है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। गांव की दशाओं में कितना होता है? तो 1555 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 की जमुनापारी बकरी के कान की लंबाई पूछ रहा है भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, बट इतनी गहराई से क्वेश्चन आते नहीं है, कभी कभी आते हैं। तो जमुनापारी बकरी के कान की अपने से लंबाई पूछे, द लेंथ ऑफ ईयर ऑफ जमुनापारी गॉट इज, तो कितनी होती है भाई जमुनापारी के कान की लंबाई? तो 25 सेंटीमीटर। याद रखना कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर जनरली इनके कान की लंबाई होती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सी नस्ल गिर नस्ल से मिलती जुलती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ स्मॉलर ऑफ गिर ब्रीड, यानी कौन सी ऐसी नस्ल है जो गिर नस्ल से मिलती जुलती है? तो गिर आपकी नस्ल है उससे बिल्कुल मिलती जुलती कॉपी नस्ल है, तो कौन सी भाई ऐसी नस्ल है भाई? तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो नस्ल है आपकी देवनी। देवनी जो नस्ल है ये आपकी क्या है कि किससे मिलती जुलती है? गिर नस्ल से मिलती जुलती नस्ल है देवनी। याद रखना, आपको इसकी देवनी के बारे में, आपकी देवनी की विशेषताएं पता ही है कि एक अच्छी माता मानी जाती है देवनी। इसको डोंगर पट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश से इसका उत्पत्ति स्थान है देवनी गाय का, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और अगर बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा आपको पता ही है। ठीक है, अंगोला के बारे में आपको पता है कि अंगोला जनरली क्या है, इसको बुल फाइटिंग के लिए बहुत ही फेमस नस्ल है अंगोला। याद रखना, बुल फाइटिंग के लिए। ठीक है, विदेशों में इसको इसलिए निर्यात किया था कि बुल फाइटिंग के लिए बहुत ही फेमस है ये विदेशों में। ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बुल फाइटिंग के लिए किसको निर्यात किया जाता है? तो वो अपनी अंगोला नस्ल को निर्यात किया जाता है। ठीक है, और इसको क्या है, कभी कभी जो है जनरली इसमें क्या देखा गया है कि कभी कभी जनरली इसको 2 बछड़े पैदा कर देती है, कभी कभी एक साथ 2 बछड़े पैदा कर देती है, और कभी कभी ये भी रहता है कि उन बछड़े जो पैदा होते हैं वो बिना सींग के पैदा होते हैं। याद रखना, कैसे? बिना सींग के पैदा होते हैं इनके बछड़े, अंगोला नस्ल के। कभी कभी तो उनको क्या बोलते हैं? बिना सींग के बछड़ों को क्या बोलते हैं? बिना सींग के बछड़ों को अपन बोलते हैं पोल एनिमल। याद रखना, उनको क्या बोलते हैं? बिना सींग के बछड़ों को उनको बोलते हैं पोल एनिमल। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पोल एनिमल किनको बोलते हैं? बिना बछड़ों के, जो बिना सींग के बछड़े होते हैं उनको बोलते हैं पोल एनिमल। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि निम्न में से किस नस्ल की गाय के दूध में वसा सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ मिल्क हैज़ द हाईएस्ट फैट कंटेंट, किसमें सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस या गर्नसी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट अगर किसी गाय में, विदेशी नस्ल में सबसे अधिक अगर किसी गाय में फैट कंटेंट होता है तो वो आपकी नस्ल है जर्सी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है जर्सी इंग्लिश चैनल इसका उत्पत्ति स्थान है, इंग्लैंड से इसका जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है जर्सी का। तो इसके अगर फैट, हम बसा हुए फैट की बात करें तो 4 पॉइंट कितना होता है? 4.8 से 5.2% इसमें क्या होता है? फैट परसेंटेज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिएगा। जर्सी गाय में फैट परसेंट कितना होता है? तो 4.8 से 5.2% होता है जर्सी गाय में फैट परसेंट, है ना। सबसे ज़्यादा फैट परसेंट जर्सी गाय में ही होता है। सबसे ज़्यादा बटर फैट अगर किसी से मिलता है तो वो जर्सी गाय से ही मिलता है। होल्स्टीन फ्रीजियन आपको पता है ये हॉलैंड की नस्ल है। ठीक है, तो इन सब के बारे में, और सबसे ज़्यादा विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कोई दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन करता है तो वो होल्स्टीन फ्रीजियन है। याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई गाय की नस्लों में दूध देता है तो वो होल्स्टीन फ्रीजियन है। और भैंसों की नस्लों में सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कोई दूध देता है तो आपको पता है मुर्रा विश्व में सबसे ज़्यादा भैंसों में दूध देने वाली नस्ल है। इसलिए होल्स्टीन फ्रीजियन जो है कितना आपको पता है? 5500 लीटर। याद रखना, 5500 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करती है कौन सी नस्ल? जो है आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका है 25 कि भेड़ का मांस को क्या कहा जाता है? भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड चिकन, पोर्क, मटन या बीफ। उसको क्या बोलते हैं भाई भेड़ के मांस को? तो आपको पता है भेड़ के मांस को अपन क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। चिकन आपको पता है किसके मांस को बोलते हैं? मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। पोर्क किसके मांस को? सुअर के मांस को अपन क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क। चिकन मुर्गी के मांस को, मटन भेड़ के मांस को, बीफ अपन जनरली गाय के मांस को जो है क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। तो इनको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय गायों की दुधारू नस्लों में प्रमुख है। मतलब जो भारत में भारतीय गाय हैं, दुधारू नस्लें हैं, उनमें कौन सी ऐसी 2 नस्लें हैं जो सबसे प्रमुख मानी जाती है? द मैन मल्च ब्रीड ऑफ इंडिया
काउ आर्ट्स, यानी कौन सी दो ब्रीड्स हैं जो मतलब मुख्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दुधारू नस्लें हैं? साहिवाल या देवनी, सिंधी या थारपारकर, गिर या अंगोला, या उपरोक्त में से सभी नस्लें जो हैं दुधारू नस्लों के प्रमुख माने? तो याद रखना जो है भारत में सबसे ज़्यादा दो फेमस ब्रीड हैं साहिवाल और देवनी। साहिवाल और देवनी जो हैं भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दुधारू नस्लें मानी जाती हैं। जैसे आपको पता है कि दक्षिण भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई दूध नस्लें देती है तो वो कौन सी देती है? साउथ इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई नस्ल दूध देती है तो वो आपकी देवनी नस्ल है। सबसे ज़्यादा फेमस नस्ल है ये साउथ जो है दक्षिण इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस नस्ल कौन सी है? तो वो देवनी नस्ल है। साहिवाल और देवनी दो सबसे प्रमुख नस्लें हैं। तो याद रखना जो है भारतीय गायों की दुधारू नस्लों में सबसे प्रमुख गायें दो हैं जिनको अपन साहिवाल और देवनी कहते हैं। ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, संकर तथा विदेशी नस्लों की बछड़ियों में वयस्कता की आयु पूछी है, कितनी होती है भाई? वयस्क कब हो जाते हैं कि अपन प्रजनन योग्य हो जाते हैं, तो उनकी उन्हें आयु पूछी है अपने से कि संकर और विदेशी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी जो है स्टार लगा ले अपन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने लिए कि जो है कौन सी ऐसी नस्ल है जो बहुत ही वयस्कता के लिए मतलब औसत आयु क्या होनी चाहिए उनकी? तो 15 माह या जो है 18 माह यानी 18 मंथ्स या 24 मंथ्स या 13 मंथ्स। तो क्या होना चाहिए भाई विदेशी और संकर नस्लों के लिए जो है वयस्कता की औसत आयु? तो वो होनी चाहिए, आपको पता है 12 से 15 माह। आपको पता है कितनी होनी चाहिए? 12 से 15 माह। तो आपको कहाँ ऑप्शन दिख रहा है 12 से 15 माह? अपने को 15 माह दिख रहा है, तो अपन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ले लेंगे। तो याद रखना संकर और विदेशी नस्लें उनकी जो है वयस्कता की और जो एडल्ट होने की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 12 से 15 माह होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28 कि भाई गाय की किस नस्ल के कान केले के पत्ते के समान लटकते हुए नजर आते हैं? भाई केले के पत्ते के समान लटकते हुए नजर आते हैं। इन विच ब्रीड ऑफ काउ द ईयर लुक लाइक हैंगिंग लाइक अ बनाना लीफ, यानी केले के पत्ते के समान लटकते हुए नजर आते हैं? तो थारपारकर के जो लक्षण थे मैंने आपको बता दी कि ये वो डेजर्ट ब्रीड है, राजस्थान की सबसे फेमस ब्रीड है भाई, है ना। और मेवाती तो भाई ये कैसी नस्ल है? जो मेवाती आपकी नस्ल है गाय की, तो मेवाती का जो सबसे ये जो मेवाती नस्ल आपकी मानी जाती है ये गहरे कुएं में पानी खिंचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको लिख ले आप, गहरे कुएं से, जो गहरे कुएं आपने देखा हो जनरली गाँव में क्या करते हैं किसान लोग, कुएं से मिट्टी निकालते हैं बाहर। तो गहरे कुएं से क्या होता है कि गहरे कुएं से मिट्टी खींचने के लिए अगर कोई नस्ल फेमस है तो वो मेवाती है। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दांगी के बारे में अगर हम बात करें तो दांगी जो इसमें सबसे छोटा कुबड़ होता है, इसको इस बात को तो बिल्कुल लिख लें आप। इस सबसे बड़ा कुबड़ मैंने आपको बता दिया था किस में होता है, सबसे छोटा कुबड़ अगर किसी में होता है तो वो आपकी दांगी नस्ल में सबसे छोटा कुबड़ पाया जाता है। इसको लिख ले, दांगी नस्ल में सबसे छोटा कुबड़ मिलता है और इसकी त्वचा क्या होती है? ऑयली होती है, इसलिए इसकी त्वचा पर पानी नहीं रुकता है। बरसात के टाइम भी आपको पता है गाय सबसे ज्यादा पानी से डरती है, बट ये जो देवनी नस्ल ऐसी नस्ल है इसकी त्वचा कैसी होती है? तेलीय होती है, तो इस पानी त्वचा पर रुकता ही नहीं है। तो ये जो है जनरली आप क्या कर सकते हैं बरसात के टाइम पे भी इस गाय का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण गाय की नस्ल है ये दांगी। ठीक है, याद रखना, है ना। और मेवाती ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है कि गिर। तो गिर के जो है जनरली कान केले के पत्ते के समान होते हैं। तो याद रखना डी जो है आपका 28 का करेक्ट आंसर। जो गिर गाय होती है इसके कान कैसे होते हैं? केले के पत्ते के समान आपको जो लटकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 बोल रहा है कि भाई फूले त्रिवेणी। मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये आंसर तो आपको बनना चाहिए। इसका आंसर जो आप लोग ही दोगे कमेंट में, जानकारी इसकी आप हम दो के कमेंट में आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल है। इस पर भी स्टार लगाएं कि भारत की, मैंने सारे न्यू क्वेश्चन लेके आए आप लिए, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कि भाई बिल्कुल आपको जो है बोरिंग करने वाले क्वेश्चन हो। भाई गाय के कितने पैर होते हैं, कितनी पूंछ होती है, गाय की कौन सी नस्लें हैं। तो बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आपके लिए, बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इनको लिखते जाइएगा क्वेश्चनों को। ठीक है, द फास्टेस्ट रनिंग काउ ब्रीड इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है भाई? तो बताएं इंडिया की सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है? अमृत महल, निमाड़ी, हेलीकर या कांग्याम। तो कौन सी ऐसी नस्ल है जो इंडिया की सबसे तेज दौड़ने वाली ब्रीड है? तो याद रखना हेलीकर जो एक ऐसी नस्ल है इंडिया की जो सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है। ये बैलगाड़ी रेस में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपने देखो जनरली गाँव में क्या होता है, बैलगाड़ी रेस चलती है। तो बैलगाड़ी रेस में सबसे ज़्यादा अगर किसी के नरों का उपयोग किया जाता है तो वो हेलीकर सबसे ज़्यादा ऐसी फेमस गाय की नस्ल है जो भारत में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाली नस्ल है हेलीकर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और आपको मैंने जो है इसके बारे में तो जनरली बता ही दिया था अमृत महल के बारे में कि अमृत महल जो है कैसी नस्ल है, ठीक है। मैंने आपको किसके बारे में बताया था, जनरली अमृत महल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अमृत महल कैसी नस्ल है, ठीक है, खूंखार नस्ल है। निवाड़ी के बारे में आपको पता है कि निवाड़ी जो है एमपी की सबसे बेस्ट ब्रीड है, इसको लिख ले। मध्य प्रदेश की अगर कोई सबसे बेस्ट ब्रीड है गाय की तो वो आपकी निवाड़ी मानी जाती है, इसको लिख ले। एमपी की सबसे बेस्ट ब्रीड है निवाड़ी, ठीक है। हेलीकर के बारे में मैंने आपको बता दिया। कांग्याम की अगर आप बात करें तो ये जो है इसका तमिलनाडु के जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, जल्लीकट्टू एक खेल होता है उसमें बहुत ही फेमस और इसका उपयोग किया था कांग्याम पर। इन चीज़ों को लिख लें, इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आपका करेक्ट आंसर की बात करो, सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए वो ये क्वेश्चन आ गया। इस सवाई चाल नस्ल का विशिष्ट गुण कौन सी नस्ल का भाई सवाई चाल जो है बहुत ही फेमस लक्षण है ना, कौन सी नस्ल का भाई सवाई चाल जो है फीचर, कौन सी नस्ल का फेमस फीचर्स है सवाई चाल। तो अमृत महल, थार पारकर, गिर या कॉन्क्रेज। तो देखो मैं जनरली आपको तीनों नस्लों के बारे में तो मोस्ट चीज़ें हर चीज़ बता चुका हूँ, अमृत महल के बारे में भी, थार पारकर के बारे में, गिर के बारे में भी। तो रही कॉन्क्रेज, तो कॉन्क्रेज एक ऐसी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, इसको लिख लीजिएगा। सवाई चाल के लिए अगर कोई नस्ल फेमस है तो वो आपकी कौन सी नस्ल है, कॉन्क्रेज। ये 2-3 क्वेश्चन है, दुल्की चाल, सवाई चाल, दुल्की के बारे में भी आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस सवाई चाल जो कौन फेमस है, डी आपकी कॉन्क्रेज जो सबसे ज़्यादा फेमस है सवाई चाल के लिए। आपको पता है 420 किलो जो है इसका वजन होता है, सबसे ज़्यादा आपने जनरली बात की थी क्वेश्चन के बारे में। ऊन का नाइट्रोजन और सल्फर अनुपात पूछा है, नाइट्रोजन और सल्फर कितना होता है ऊन के अंदर, ऊल के अंदर जो है नाइट्रोजन का और सल्फर का कितना अनुपात होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो है ऊन के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का जो पॉइंट कितना रेशो होता है 5:1, लिख लीजिएगा 5:1 कितना होता है। तो बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर 32 का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि निम्न में से कौन सी नस्ल केरल प्रांत में विकसित हुई है, जो आपका केरल प्रांत है वहाँ पर विकसित हुई है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज डेवलप्ड फ्रॉम केरल। तो कौन सी ऐसी नस्ल है भाई जो ब्रीड जो केरल में भाई जब सबसे ज़्यादा फेमस है और केरल से पैदा हुई है। तो करण फ्रिज, सुजाता, जनरली सुनंदिनी, फ्रिजवाल या टेलर। तो मैंने जनरली शुरुआत में भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताया था कि कौन सी नस्ल कहाँ से है। तो आपको बताया था मैंने कि जो है सुजाता और सुनंदिनी करके 2 नस्लें जो आपकी केरल प्रांत से हैं। करण फ्रिज मैंने आपको बताया था, करण फ्रिज और करण स्विच कहाँ से है, हरियाणा से। मैंने इनके बारे में आपको बताया था। फ्रिजवाल के बारे में नहीं बताया तो लिख लीजिएगा फ्रिजवाल आपकी जो है मेरठ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित नस्ल आपकी कौन सी, फ्रिजवाल, इसको लिख लें। और अगर बात करें आपकी टेलर नस्ल की, जो आपकी टेलर है, तो टेलर आपकी पटना बिहार से मानी जाती है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पटना बिहार आपका कहाँ पे है, तो पटना बिहार से संबंधित नस्लें आपकी कौन सी, केरल प्रांत से संबंधित नस्लें वो आपकी टेलर, ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मांसाहारी नस्लें एक प्रकार से संकर नस्लें हैं सारी, और ये मांस के लिए बहुत ही फेमस नस्ल है टेलर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर की, तो इसका 33 का जो बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका पूछ रहा है कि भाई वह भारतीय दुधारू गाय जिसके शरीर पर काले और सफेद या लाल रंग के धब्बे, अनियमित धब्बे अपने को देखने को मिल जाते हैं, सफ़ेद, काले और लाल कलर के, सफ़ेद रंग के ऐसे धब्बे आपको जो उनकी त्वचा पर, उनकी बॉडी पर जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो कौन सी नस्ल है भाई जिसमें सफ़ेद रंग, काले रंग के अपने को धब्बे देखने को मिलते हैं। तो साहिवाल, देवनी, हॉल्स्टीन फ्रीजियन या गिर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी ब्रीड है भाई जिसमें काले रंग के धब्बे अपने को देखने को मिलते हैं। तो याद रखना गिर एक ऐसी नस्ल है जिसमें लाल, काले और जो है सफ़ेद रंग के अपने को धब्बे देखने को मिलते हैं। डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। 3-4 गाय बहुत फेमस है इस चैप्टर में, साहिवाल हो गई, सिंधी हो गई, गिर हो गई, देवनी हो गई, जनरली थार पारकर। बस 3-4 नस्लें इतनी फेमस है कि इनके बारे में आप पढ़ के तो जाइएगा जरूर, बहुत इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई। कि गाय की किस प्रजाति के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ गाय के बारे में पूछ लिया, जनरली क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था भैंस के बारे में कि भैंस की कौन सी नस्ल है इसमें सबसे ज़्यादा वसा परसेंटेज होता है, तो मैंने भदाभरी आपको बताया था। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, विच स्पीसीज ऑफ काउ हैज़ अ हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फैट इन इट्स मिल्क। तो मिल्क कौन, किसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है, कॉन्करेज, भदावरी, गिर या सूरती। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा तो जनरली आपको पता है जो आपकी लाल सिंधी होती है ना, सिंधी नस्ल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर फैट परसेंटेज किसी में होता है तो आपकी सिंधी नस्ल में होता है। कितने परसेंट, 4.9%, लिख लीजिएगा
4.9% जो है सबसे ज़्यादा बसा परसेंट सिंधी में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिंधी गाय में सबसे ज़्यादा बसा परसेंट होता है। कितने परसेंट? 4.9%। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताइए। सेकंड नंबर पे आपकी आती है कॉन्करेज। तो यहाँ पे बाकी भदावरी भैंस की नस्ल है, गिरवी गाय की नस्ल है, इसमें ज़्यादा बसा परसेंटेज नहीं होता है। सूरती गाय और भैंस, सूरती को जनरली अपन गिर नस्ल भी बोलते हैं और सूरती एक भैंस की नस्ल भी है, ठीक है। याद रखने को कंफ्यूजन पैदा मत करना। गिर को अपन जनरली सूरती भी बोलते हैं और सूरती एक जो है भैंस की भी नस्ल है, ठीक है। तो याद रखना। तो जनरली जो है सबसे ज़्यादा बसा परसेंट, तो इसमें अपने को सिंधी कहीं भी नहीं दिख रही, तो ए जो है इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर ले लेंगे। जो कॉन्करेज आपकी सबसे ज़्यादा बसा परसेंटेज वैसे सिंधी में होता है, इसमें आंसर अपन कॉन्करेज ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आ गया ना, दुल की चाल सवाई चाल। ये दो बहुत फेमस क्वेश्चन है। दुल की चाल के लिए कौन सी नस्ल फेमस है? सवाई चाल के लिए। सवाई चाल के लिए मैंने आपको बता दिया कॉन्करेज फेमस है। अब भाई दुल की चाल के लिए कौन सी ब्रीड बहुत फेमस है? तो याद रखना बरगुर और नागौरी, यानी सी जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए और बी दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 इसका सी करेक्ट आंसर, यानी जो आपके दुल की चाल के लिए दोनों नस्ल बहुत फेमस है, बरगुर और नागौरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 37 कि बकरी वंश में बधियाकरण की उपयुक्त आयु क्या होती है? बकरी वंश में बधियाकरण की उपयुक्त आयु आपको पता है जनरली जो है नर का ही बधियाकरण किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। जनरली मादा का भी किया था, इसको अपन कैपोनाइजेशन बोलते हैं। याद रखना, मादा में अगर कोई बधियाकरण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपोनाइजेशन बोलते हैं। इसमें बधियाकरण बोलते हैं, मादा में कैपोनाइजेशन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि बकरी वंश में बधियाकरण की उपयुक्त आयु अपने से पूछी है, तो अप्रोक्स जो है इसकी एज क्या होगी कस्टराइजेशन की, ठीक है। तो 2 से 4 सप्ताह है, 4 से 5 सप्ताह या 7 से 8 सप्ताह या इनमें से कोई नहीं। तो बकरी वंश में बधियाकरण की सबसे उपयुक्त और सबसे सुटेबल जो एज होती है वो 2 से 4 सप्ताह है। वीक में 2 से 4 सप्ताह सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ई जो है आपका एक क्वेश्चन का 37 का करेक्ट आंसर, 37 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? 2 से 4 सप्ताह। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलें तो क्वेश्चन आपका मवेशी का जीवन काल। तो मवेशी में आपको पता है गाय और भैंस आपकी मवेशी में आती हैं, ठीक है। इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में मवेशी करके पिछली बार 2020 के पेपर में कई लोग कंफ्यूज हुए थे कि मवेशी क्या है, ये मवेशी क्या है। तो याद रखना मवेशी में अपनी गाय और भैंस दोनों आती हैं, इसलिए अपने को याद होना चाहिए कि जो मवेशी का जीवन काल 20 से 25 वर्ष का होता है। अपने लिए इंपॉर्टेंट गाय और भैंस का जीवन काल अपने से लाइफ साइकिल कोई पूछता है तो 20 से 25 दिन, यानी 20 से 25 ईयर्स। तो याद रखना सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कि जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस, जुड़वा बच्चे स्टार लगा ले भाई इस क्वेश्चन पे। जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस पैदा करने के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है द ब्रीड ऑफ सेफ फेमस फॉर प्रोडक्शन ट्विंस, यानी ट्विंस जो आपके बच्चे जुड़वा बच्चे पैदा करने की कौन सी भेड़ की ऐसी नस्ल जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है? तो याद रखना जुड़वा बच्चे पैदा करने के लिए आपकी जो नस्ल है वो आपकी कोरिडोल। याद रखना कोरिडेल जो नस्ल है ये जुड़वा बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ही फेमस नस्ल मानी जाती है। इसको याद रखना, कोरिडोल बहुत ही फेमस नस्ल है ये भेड़ की, ठीक है। इसके बाद भेड़ में अगर सबसे ज़्यादा कोई फेमस नस्ल है वो चोकला है आपकी, इसको लिख लीजिएगा। चोकला आपकी जो है भेड़ों में सबसे ज़्यादा फेमस नस्ल है। क्यों है भाई? क्योंकि जो है एक उच्चतम कारपेट ऊन प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा इससे कंसिस्टेंसी उच्चतम लेवल, सबसे अच्छी लेवल की कारपेट ऊन मिलती है अपने को चोकला से। और चोकला को क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। लिख लीजिए, ऑप्शन में पूछ सकता है कि राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की मेरिनो जो है चोकला को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के साथ बाकी क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम आंसर की बात करें तो सी जो है बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर है कि तलवार नुमा सींग किस भैंस की नस्ल में होते हैं? तलवार के आकार के सींग, याद रखना तलवार के आकार के जो आपके सींग होते हैं किसकी भैंस की नस्ल में होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फॉलोइंग इज ब्रीड बिलोंग टू स्वर्ड हॉर्न। याद रखना ये अपने से इंग्लिश में पूछ सकता है और हिंदी में भी लिख सकता है, इसलिए इस बर्ड को याद रखना। स्वर्ड एक हॉर्न, यानी हॉर्न होती है सींग। तो तलवार नुमा सींग किस नस्ल में होते हैं भाई? तो नीली रावी, महसाणा, जाफराबादी या नागपुरी। तो याद रखना जो है तलवार नुमा सींग होते हैं अपनी नागपुरी भैंस की नस्ल में होते हैं। किस में होते हैं? नागपुरी जो आपकी भैंस की नस्ल है इसमें होते हैं। अगर हम आपसे बात करें नीली रावी की तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थान आपको पता है फिरोजपुर पंजाब होता है।
मेहसाणा आपकी एक भैंस की नस्ल है, बहुत ही अच्छी नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान आपका गुजरात और महाराष्ट्र, इसका उत्पत्ति स्थान पूछ सकता है आपसे कि मेहसाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है मेहसाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि काला और बादामी रंग, कई बार पूछा एग्जाम में, काला और बादामी रंग कौन सी नस्ल का होता है, तो काला और बादामी रंग जो है आपका मेहसाणा नस्ल का होता है और एक गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित ब्रीड है। ठीक है, जाफराबादी के बारे में जनरली आपको पता है कि जाफराबादी जो आपकी इसमें क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जाफराबादी का, इसमें गलकंबल अल्प विकसित होता है, गलकंबल। ठीक है, डुइलिप जो आपकी गलकंबल होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको जनरली पता है कि भैंसों में क्या गलकंबल नहीं पाया जाता, गलकंबल किस में होता है, भैंसों में नहीं पाया जाता। बाकी लेकिन जो आपकी जाफराबादी एक ऐसी नस्ल है जिसमें गलकंबल होता है, मतलब होता है जो है अपूर्ण विकसित अवस्था में होता है, मतलब कैसा अल्प विकसित होता है, कभी कभी पूर्ण विकसित भी होता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और तलवार नुमा सिंह आपको पता होना चाहिए नागपुरी में, तो डी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि संसार के कुल ऊन उत्पादन का मेरिनो नस्ल की हिस्सेदारी कितने % की है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेरिनो ब्रीड इज द वर्ल्ड टोटल वूल प्रोडक्शन, तो 80% हिस्सेदारी है, याद रखना। कितने % की हिस्सेदारी है भाई ऊन प्रोडक्शन में मेरिनो की, तो 80% की हिस्सेदारी है पूरी दुनिया में। आपको पता है मेरिनो बहुत ही फेमस ब्रीड है ऊन के लिए, तो याद रखना 80% हिस्सेदारी किसकी है, मेरिनो की है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, संकर जाति की बकरी प्रति ब्याज कितने लीटर दूध उत्पादन करती है, इसको भी स्टार लगा भाई क्वेश्चन पे कि संकर जाति की बकरी प्रति ब्याज कितने लीटर दूध उत्पादन करती है। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क डज अ क्रॉस्ड ब्रीड गॉट प्रोडक्ट्स पर कॉल्फ, तो कितने भाई सब संकर जाति की प्रति ब्याज कितने लीटर दूध उत्पादन करती है, तो आपको पता होना चाहिए 350 लीटर, याद रखना। इसको लिख लें क्वेश्चन को, 350 लीटर जो है ये क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है प्रति ब्याज। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है, इसके बारे में कई बार अपन बात कर चुके हैं। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली आपकी देवनी नस्ल है, डी आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका है क्या है, 44, सड़क परिवहन, स्टार लगा इस क्वेश्चन पे। सड़क परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी अच्छी नस्ल मानी जाती है भाई, सड़क परिवहन के लिए, स्टार लगा इस क्वेश्चन पे। तो सड़क परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा आपकी फेमस कोई नस्ल है तो वो आपकी जो है कौन सी नस्ल है, मालवी सबसे ज़्यादा फेमस है सड़क परिवहन के लिए। आप सड़क पे मालवाही जो अपनी धुलाई करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का उपयोग किया था मालवी नस्ल का किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, और मेवाती के बारे में आपको जनरली पता ही है कि मेवाती का क्या उपयोग है। ठीक है, इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल मानी जाती है, विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा अच्छी द्विकाजी नस्ल मानी जाती है विदेशी नस्लों में। ठीक है, याद रखना जो आपकी जो है विदेशी ब्रीड्स हैं उनमें सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर है, जर्सी। तो जो है आपकी द्विकाजी नस्लों में, विदेशी नस्लों में यानी मांस के लिए और दूध के लिए, याद रखना विदेशी नस्लों का अपन खेती में नहीं करते हैं उपयोग, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ द्विकाजी एंड डुअल का यहाँ पे क्या मतलब है, डुअल पर्पस का यहाँ पे मतलब है कि जो है किसके लिए, मांस के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए। तो वो आपकी सबसे फेमस ब्रीड है आयरशायर, जो है ब्राउन स्विस, लिख लीजिएगा। बी जो है क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है, यानी जो आयरशायर आपकी ब्रीड है ये द्विकाजी, बहुत ही फेमस और द्विकाजी ब्रीड है। ठीक है, और सबसे हम बात करें इंपॉर्टेंट, आपको एचएफ के बारे में पता है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आयरशायर का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर कि ये जो डेयरी नस्लें होती है, जितनी भी डेयरी नस्लें हैं सबसे सुंदर ब्रीड मानी जाती है। कौन सी नस्ल, आयरशायर। सबसे सुंदर अगर कोई ब्रीड मानी जाती है तो वो डेयरी नस्लों में कौन सी मानी जाती है, आयरशायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मैंने आपको बता दिया, बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चले तो क्वेश्चन नंबर आपको 46 है कि टोडा भैंस का उत्पत्ति स्थान पूछा भाई। टोडा आपकी भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान, टोडा एक भैंस की बहुत ही फेमस नस्ल है, याद रखना बहुत ही खूंखार नस्ल है और ये। ठीक है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज टोडा बफेलो। ठीक है, तो कौन सी भाई टोडा का उत्पत्ति स्थान है, टोडा का उत्पत्ति स्थान अपने से कोई पूछे तो टोडा का उत्पत्ति स्थान आपका तमिलनाडु है, याद रखना बहुत ही फेमस नस्ल है ये टोडा, है ना। और टोडा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसकी सब जितनी भैंस की ब्रीड होती है उसमें सबसे जो है इसकी लंबी पूंछ होती है, इसकी सबसे टॉल पूंछ होती है, जो आपकी पूंछ होती है टॉल सबसे लंबी होती है इसकी, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर है इसका तमिल जो है टोडा भैंस का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो टीबी या तपेदिक रोगियों के लिए किसका पशु का दूध सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आपको पता है कि टीबी और तपेदिक और छोटे बच्चों के लिए और सबसे ज़्यादा पाचक अगर कोई दूध होता है तो बकरी का होता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पाचक दूध कौन सा होता है, डाइजेस्टिव मिल्क होता है तो वो बकरी का होता है।
टीबी के मरीज के लिए सबसे ज़्यादा और तपेदिक रोगियों के लिए कौन सा माना जाता है, बकरी का दूध माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि बकरी का दूध होता है गॉट मिल्क कंटेंट, बकरी का दूध कैसा होता है भाई, अम्लीय एसिडिक होता है, उदासीन होता है, एल्कलाइन होता है या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता। तो याद रखना बकरी का जो दूध होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन, क्षारीय होता है। याद रखना सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भेड़ की एक वर्ष में कितनी बार ऊन काटा जाता है, हाउ मैनी टाइम्स वूल इज कट फ्रॉम शीप 1 ईयर, एक बार में कितनी बार भेड़ का ऊन काटा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। तो एक साल में भेड़ का जो है आपको पता है 1 से 2 बार ऊन कट किया जाता है, 1 to 2 टाइम जो है ऊन कट किया जाता है एक साल में। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 49 का सी आपका करेक्ट आंसर है। और ऊन काटने के लिए सबसे फेमस टाइम कौन सा माना जाता है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो मांस के लिए प्रसिद्ध विदेशी नस्ल, फेमस फॉरेन ब्रीड ऑफ मीट, मांस के लिए सबसे, मांस के इस पे भी स्टार लगा, मांस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस ब्रीड है आपकी शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड। याद रखना सी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी जो है मांसाहारी नस्लें हैं, हेयरफोर्ड, रेड डेन, शॉर्ट एंड आयाशायर, तो ये सभी मांसाहारी नस्लें हैं। बट इनमें सबसे ज़्यादा कोई फेमस नस्ल है मांस के लिए तो वो आपकी शॉर्ट हॉर्न है, ये इंग्लैंड की नस्ल है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये MCQ मैंने आपके लिए लेके आए थे, इनको जनरली मेरे को पता है कि सब लोग इसको नहीं देखेंगे पूरा, बट मेरा काम है तो मैं हर वीडियो में ऐसा ही बोलता हूँ कि मेरा काम है तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ना। वो आपको पता है कि अगर कंटिन्यू बोलना, 1 घंटे कंटिन्यू बोलना कितना जो है वो होता है, मतलब कितना टफ होता है। तो इसको याद रखना अपन कि भाई एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का आंसर में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताएं प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ख्याल रखें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।